मॉर्निंग बच्चों। प्रीवियस लेक्चर में हमने जो चैप्टर स्टार्ट किया था मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, उसमें हमने उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में जाना है, जिनमें उनका फिजिकल स्टेट, मेलेबिलिटी, डक्टिलिटी, लस्चर, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी और नॉट दे आर। देन इसके बाद में हार्डनेस के बारे में पढ़ा था, सोनोरिटी के बारे में जाना था। आज हम पढ़ेंगे अबाउट द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ metals and non-metals. Generally, all the metals shows similar chemical properties. Most of the metals जो होते हैं वो similar chemical properties show करते हैं, बट लेकिन जो वो रिएक्शन करते हैं उनके जो chemical reactions होते हैं उसके बेसिस पे कुछ डिफरेंस रहता है, बिकॉज ये कहीं ना कहीं डिपेंड करता है एक तो उनका नेचर किस हिसाब से है, इसके साथ साथ जो कंडीशंस होती है, जो रिएक्शन कंडीशन होती है उस पर भी डिपेंड करता है। मेटल्स और नॉन मेटल्स, मेटल्स आर डिफरेंट फ्रॉम नॉन मेटल्स। ओके, मेटल जो होते हैं और जो केमिकल रिएक्टिविटीज़ की बेसिस पे मेटल्स और नॉन मेटल्स बहुत ज़्यादा डिफरेंट होते हैं। इसमें हम सबसे पहले हम पढ़ेंगे रिएक्शन विद ऑक्सीजन। ओके, इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे मेटल्स के बारे में, दैट मेटल्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड्स विच आर बेसिक इन नेचर। ओके, मेटल जो होते हैं वो जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो मेटल ऑक्साइड्स फॉर्म करते हैं जो कि बेसिक इन नेचर। आपने एसिड एंड बेस के बारे में पढ़ रखा है, सो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे जो बेसिक जो वर्ड यूज हुआ है वो बेस से रिलेटेड हुआ है। और एसिड और बेस में हम डिफरेंस कैसे करते हैं, जहाँ पर 0 से लेकर 6.9 तक जो पीएच वैल्यू होती है, पीएच स्केल होती है, अगर किसी सब्सटेंस की या किसी भी चीज़ की अगर पीएच वैल्यू 0 to 6.9 तक रहती है तो वो एसिड इन नेचर होता है। 7 जो होता है वो न्यूट्रल होता है। उसके बाद 7.1 से लेकर 14 तक जितने भी वैल्यू आती है वो सब बेसिस या फिर बेसिक इन नेचर होते हैं। ओके, अब आपको इसके आगे समझाने के लिए हमें एक्टिविटी के थ्रू समझना होगा। अब बच्चों, इस एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए हमें एक मैग्नीशियम रिबन की रिक्वायरमेंट होगी, एक सैंड पेपर की रिक्वायरमेंट होगी, एक पेयर ऑफ टोंग्स। ओके, इसको हम टोंग्स कहते हैं। बंसन बर्नर की रिक्वायरमेंट होगी, एक बॉइलिंग ट्यूब की रिक्वायरमेंट होगी, एंड अ रेड लिटमस सोल्यूशन एंड वाटर। ओके, इसकी रिक्वायरमेंट होगी। अब सबसे पहले हमें क्या करना है, एक स्मॉल पीस ऑफ मैग्नीशियम रिबन लेना है और उसको साफ करके उसके ऊपर जो सैंड पेपर था उससे उसको घिसना है या उसको रब करना है। ओके, देन जो मैग्नीशियम रिबन है उसको एक पेयर ऑफ टोंग, जैसे अपनी इमेज में देख रहे हो, उससे पकड़ना है और उसको बर्नर जो है बर्नर को ऑन करना है और उस जो फ्लेम जल रही है उसके आसपास उस मैग्नीशियम रिबन को लेके जाना है और तब तक लेके जाना है जब तक उसमें आग, मतलब उसमें फायर कैच ना हो जाए। ओके, देन अब जब वो मैग्नीशियम रिबन जलेगा तो वो जो एक पाउडर बनाएगा जिसको हम मैग्नीशियम ऑक्साइड कहते हैं, उस पाउडर को हमें एक बॉइलिंग ट्यूब में पानी लेना है और उस पानी में हमें उस पाउडर को मिलाना और अच्छे से शेक करना है ताकि वाटर एंड जो वो पाउडर है वो अच्छे से मिल जाए। अब क्या करना है, ऐड सम रेड लिटमस सॉल्यूशन। ओके, आप क्या करेंगे, इसमें एक रेड लिटमस सॉल्यूशन होता है वो इस बॉइलिंग ट्यूब के अंदर आप डालेंगे। तो अब उसके बाद में आपको ऑब्जर्व करना है कि क्या चेंजेस आएंगे। ओके, जब मैग्नीशियम मेटल जब जलता है in the presence of air, it combines with oxygen to form magnesium oxide with white powdery substance. Okay, नाउ यहाँ पे आपने ये बताने की कोशिश की गई है, जब मैग्नीशियम मेटल को हम जलाते हैं, जो हमने मैग्नीशियम का एक रिबन लिया था, इसको जब हमने जलाया इन द प्रेजेंस ऑफ एयर तो ये क्या हुआ, ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो जाता है और जिससे वो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। देखिए यहाँ पर इसका वो भी है केमिकल इक्वेशन कि मैग्नीशियम मेटल को हमने एयर में जलाया, एयर में ऑक्सीजन ऑलरेडी प्रेजेंट है। ओके, तो इससे ये जब दोनों जब कंबशन हुआ, जब जल गए तो क्या बना हमें, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब इस जब मैग्नीशियम ऑक्साइड को जब हमने पानी के अंदर मिलाया, वाटर को हम H2O से
रिप्रेजेंट करते हैं, तो इससे जो सॉल्यूशन बनेगा वो क्या बनेगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जो कि बेसिक इन नेचर होगा, बिकॉज जो रेड लिटमस जो सॉल्यूशन है वो ब्लू कलर में चेंज हो जाता है। और जिससे हमें पता चलता है कि जब भी कोई सॉल्यूशन, जब हम रेड लिटमस सॉल्यूशन डालते हैं और वो अगर रेड का रेड ही रहता तो ऑब्वियस सी बात है वो जो सॉल्यूशन वो एसिडिक इन नेचर होता, बट लेकिन सिंस उसने अपना कलर चेंज किया और चेंज करने के बाद कौन से कलर में आया, ब्लू कलर में आया। इस वजह से जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड या मैग्नीशियम मेटल है उससे हम क्या साबित होता है कि जब भी हम इसको ऑक्सीजन के साथ में प्रेजेंट रहेगा, मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो वो जो सब्सटेंस बनाएगा वो बेसिक इन नेचर रहेगा। ओके, सो इससे हमें क्या कंक्लूजन निकलता है कि जब भी मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे तो वो बेसिक ऑक्साइड्स बनाएंगे। Similarly, when an iron object is left in damp air or water for considerable time, it gets covered with reddish brown flaky substance. This is called rusting of iron. और ये तो अपने बहुत ही आम तौर पे देखा होगा कि जब भी हम आयरन रॉड्स होती हैं अगर उसको हम ऐसी जगह रख देते हैं जहाँ पे मॉइस्चर रहता है, जहाँ पे पानी लगने का चांस ज़्यादा रहता है, एयर जो रहती है वो एयर उसको लगती है, तो बहुत ही काफ़ी कंसिडरेबल टाइम तक अगर हमने उसको ऐसे ही छोड़ देते हैं तो उसमें एक रेडिश ब्राउन की एक लेयर है ना, लाइक ब्राउनिश कलर की या फिर हल्की रेड ब्राउन कलर की एक लेयर जम जाती है जिसको कि हम जंग कहते हैं हिंदी में, और उसको इंग्लिश में हम बोलते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन। ड्यूरिंग रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन मेटल्स कंबाइंड विद ऑक्सीजन। यहाँ पर भी क्या हो रहा है, जब एयर है, एयर में क्या प्रेजेंट है, ऑक्सीजन, पानी में भी ऑक्सीजन प्रेजेंट है। जब आयरन मेटल ऑक्सीजन से विद इन द प्रेजेंस ऑफ एयर और वाटर के प्रेजेंस में जब इस रिएक्ट करता है देन उससे क्या बनता है, हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड। दिस हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड इज कॉल्ड, और जो ये हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड बनता है उसी को हम रस्ट कहते हैं या फिर जंग कहते हैं। जो इसका कलर जो होता है रेडिश ब्राउन कलर होता है। बिलो इसके जो है केमिकल रिएक्शन गिवन है, ओके, आयरन प्लस ऑक्सीजन प्लस वाटर। ओके, आयरन मेटल हो गया, एयर से प्रेजेंट ऑक्सीजन प्लस वाटर, तो उससे क्या बनता है, हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड या फिर रस्ट। ओके, नाउ आपके बुक में एक और एक्टिविटी है, कलेक्ट ए स्पूनफुल ऑफ रस्ट एंड डिजॉल्व इट इन ए वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर। आपको क्या करना है, जो रस्ट होती है, जंग होती है, जो आयरन मेटल से निकली हुई रहती है, वो आपको कलेक्ट करनी है कम से कम 1 चम्मच, और उसको पानी में डिजॉल्व करना है, ज़्यादा पानी में नहीं, कम पानी में। ओके, वी फाइंड दैट रस्ट रिमेन्स सस्पेंडेड इन द वाटर, शेक द सस्पेंशन वेल, वी टेस्ट द सोल्यूशन विथ द लिटमस पेपर। अब हम क्या करेंगे कि जब हम रस्ट को पानी के अंदर मिलाएंगे, उसको अच्छे शेक करेंगे, तो हम ये देखेंगे कि जो रस्ट पार्टिकल्स है वो पानी के ऊपर ही सस्पेंड करते रहेंगे, पूरी तरह से डिजॉल्व नहीं होंगे। ओके, फिर उसके बाद में हम क्या करेंगे कि एक रेड लिटमस पेपर है उसको लेके आएंगे और उसको सोल्यूशन के में उसको डुबाएंगे और देखेंगे कि कलर चेंज होता है, क्योंकि जो रेड लिटमस पेपर होता है उसका कलर चेंज हो जाएगा इनटू ब्लू। तो ये वापस से सिद्ध करता है या वापस से प्रूफ करता है कि जो मेटल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो बेसिक इन नेचर होते हैं या बेसिक ऑक्साइड्स बनाते हैं। Now the red litmus and the blue litmus paper, we can find that the red litmus paper turns into blue. Okay, जिससे कि हमें ये पता चलता है that the following solution जो हमने पानी और जो रस्ट का जो हमने सॉल्यूशन बनाया था वो बेसिक इन नेचर होता है। तो इसका मतलब ये होता है कि दैट जो मेटल्स होते हैं जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं तो वो जो है बेसिक ऑक्साइड्स बनाते हैं और दे आर बेसिक इन नेचर। When a copper object remains in damp air for a long time, it reacts slowly with carbon dioxide and water of air. It loses its signs due to the formation of green coating of copper hydroxide and copper carbonate on the surface of an object. अब हम बात कर रहे हैं कॉपर की। ओके, अब कॉपर जो आपने देखे होंगे, जो तो आपके वायर्स होते हैं, आपके जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में जो वायर्स होते हैं, ओके, तांबे के जो तार होते हैं उसी को हम कॉपर कहते हैं।
तो कॉपर को जब हम ऐसे फॉर लॉन्ग टाइम हम ऐसी जगह पर रख दें जहाँ पे मॉइस्चर हो, जहाँ पे डैम्प एयर हो या पानी लग रहा हो, तो पर लेकिन बहुत धीरे धीरे ये स्लोली रिएक्ट करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड से एंड वाटर फ्रॉम एयर, ओके। और इसके धीरे धीरे इनकी शाइन कम होना स्टार्ट हो जाती है। मतलब कॉपर जो होता है बहुत देख, अगर हम फ्रेश कॉपर रहता है तो शाइनी रहता है, पर बहुत लंबे समय के लिए अगर हमने इसे छोड़ दिया है जिसमें इसमें कंटिन्यूस पानी लग रहा है, एयर जो है वो डैम्प एयर उस पर लग रही है जिसमें मॉइस्चर रहता है, तो उससे क्या होता है कि अपनी शाइन जो है धीरे धीरे खोना स्टार्ट कर देता है और ग्रीन कलर की कोटिंग जमना स्टार्ट हो जाती है। जो ग्रीन कलर की कोटिंग होती है उसको हम बोलते हैं कॉपर हाइड्रोक्साइड एंड कॉपर कार्बोनेट, ओके। अब इसके हम केमिकल रिएक्शंस देख लेते हैं और ये इमेज है, फॉलोइंग इमेज है, ये देखिए कॉपर की इमेज है जो कि पहले शाइनी है बट लेकिन ड्यू टू द कॉपर इज एक्सपोज टू डैम्प एयर, तो अब इसकी कुछ इस तरीके से अब इसको आपको दिखेगा, जिसमें आपको अगर हल्के से यहाँ पे अगर पैचेस दिख रहे हैं तो दे आर ग्रीन इन कलर, ओके। अब इसके केमिकल रिएक्शंस देख लेते हैं। दैट अगर कॉपर है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है और वाटर के साथ और कार्बन डाइऑक्साइड, तीन चीज़ों के साथ रिएक्ट करता है ये। अगर हमने अभी मेटल के तो एग्जाम्पल मैग्नीशियम और आयरन, तो उसमें हम वाटर और ऑक्सीजन ही देख रहे थे, पर लेकिन यहाँ पे कॉपर अलॉन्ग विथ ऑक्सीजन अलॉन्ग विथ वाटर अलॉन्ग विथ कार्बन डाइऑक्साइड क्रिएट्स, जब ये रिएक्ट करता है तो क्या होता है, जो ग्रीन कलर जो कोटिंग होती है किसी भी ऑब्जेक्ट पे या कॉपर ऑब्जेक्ट पे, वो बनती है या तो कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट की, ओके। अब हम पढ़ेंगे नॉन मेटल्स के। अब नॉन मेटल्स जो होते हैं जब वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं, जस्ट लाइक मेटल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो बेसिक इन नेचर या उनका जो ऑक्साइड जो बनते हैं वो बेसिक बनते हैं। वेरएज अगर हम कॉपर की बात करें तो कॉपर जो होते हैं वो एज अ नॉन मेटल जब रिएक्ट करते हैं, जब हम नॉन मेटल्स की बात करते हैं कि नॉन मेटल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं या तो वो एसिडिक ऑक्साइड बनाते हैं या फिर न्यूट्रल ऑक्साइड, नाइदर देयर एसिडिक नाइदर देयर बेसिक, ओके। मोस्ट ऑफ देम मिक्स एसिडिक ऑक्साइड्स यानी एसिड इन नेचर रहते हैं, एसिडिक इन नेचर रहते हैं, और कुछ ऐसे नॉन मेटल्स ऐसे हैं जो कि न्यूट्रल ऑक्साइड फॉर्म करते हैं, यानी कि ना ही वो एसिडिक इन नेचर होते हैं ना ही वो बेसिक इन नेचर होते हैं। ना इसके लिए हमारी बुक में एक एक्टिविटी है जिससे ये शो होता है कि मोस्ट ऑफ द नॉन मेटल्स व्हेन दे रिएक्ट विद ऑक्सीजन फॉर्म्स एसिडिक ऑक्साइड। तो इसके लिए हमें क्या, इस एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए हमें क्या किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी। एक तो सल्फर पाउडर की जो कि एक नॉन मेटल है, एक डिफ्लेग्रेटिंग स्पून, एक बर्नर, एक गैस जार, रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर। सबसे पहले हमें एक स्मॉल अमाउंट में सल्फ़र पाउडर को लेना है और उसको डिफ्लेक्टिंग स्पून में उसको रखना है और उसको फ्लेम के ऊपर हीट करना है, जो कि मैं आपको नेक्स्ट जो इमेज होगी मैं उसमें आपको शो कर दूंगा कि कैसे उसको करना है, ओके। नाउ एज सून एज सल्फर स्टार्ट्स बर्निंग विद ब्लू फ्लेम्स इंट्रोड्यूस द डिफ्लेग्रेटिंग स्पून इन अ गैस जार। जैसे जैसे सल्फर जलना स्टार्ट होगा उसमें ब्लू फ्लेम्स बनना स्टार्ट हो जाएगी, जो धुआं होगा वो ब्लूइश इन कलर जब बनना स्टार्ट हो जाएगा तो वो जो डिफ्लेग्रेटिंग स्पून है वो गैस जार के पास ले जाना होगा। ना सल्फर बर्न्स इन द एयर ऑफ गैस जार टू फॉर्म ए पंजेंट स्मेलिंग गैस सल्फर डाइऑक्साइड। जब इन गैस जार के अंदर हम उसको प्लेस कर देंगे उस डिफ्लेग्रेटिंग स्पून को तो वो जलना स्टार्ट होगी इन द एयर और बहुत ही पंजेंट स्मेल, बहुत ही तीखी स्मेल जो कि हमारे नाक को चुभे इस टाइप की स्मेल क्रिएट करेगा। कीप द जार कवर्ड विद द लिड टू इंश्योर दैट द गैस प्रोड्यूस डिड नॉट एस्केप। अब वो जार को हमें इस तरीके से कवर करना है कि वो गैस ना निकले। अभी मैं आपको दो इमेजेस दिखा रहा हूँ। जो बच्चों पहली इमेज है ये जो हमें डिफ्लेग्रेटिंग स्पून है जो अंदर से कर्व्ड है ऊपर से, ओके। जब इसको हमने बर्न किया तो ये इसमें जब ब्लू फ्लेम्स निकली तो हमने इसको गैस जार में लिया है और इसको पूरी तरीके से हम कवर कर दिया ताकि जो गैस है वो बाहर नहीं निकले, जो भी गैस वो प्रोड्यूस हो रही है बाहर ना निकले। अब जो हमें क्या करना है, जब हमने ये कर लिया उसके बाद हमें क्या करना है, रिमूव द डिफ्लेग्रेटिंग स्पून फ्रॉम द गैस जार आफ्टर सम टाइम। कुछ समय बाद हमें वो उस जो डिफ्लेग्रेटिंग स्पून है उसको वहाँ से उस गैस जार में से हटा लेना है और उसमें फिर हमें स्मॉल क्वांटिटी ऑफ वाटर इनटू द गैस जार, फिर हमें स्मॉल क्वांटिटी ऑफ वाटर को ऐड करना है और वापस से बहुत जल्दी जैसे वाटर ऐड करेंगे वैसे हम उसको बंद कर लेंगे। अब उस गैस जार को जो है अच्छे से डिज़ोल्व करने के लिए हम उसको
अच्छे से शेक करेंगे ताकि जो गैस है वो सल्फर डाइऑक्साइड जो गैस है वो दोनों आपस में मिल जाए. देन नाउ pour द वाटर हैविंग सल्फर डाइऑक्साइड गैस इन द पेट्री डिश. हम एक पेट्री डिश लेंगे और उसमें जो वो जो हमारा जो सल्फर डाइऑक्साइड जिसमें गैस मिली हुई है वो हम एक पेट्री डिश में उस सॉल्यूशन को ले आएंगे और फिर हमें उस सॉल्यूशन को लिटमस पेपर से टेस्ट करना है. ओके जब हम ये देखेंगे तो हम ये देखेंगे जो ब्लू लिटमस पेपर है वो रेड कलर में चेंज हो जाएगा एंड जो रेड है वो रेडिश रहेगा. तो इससे हमें ये पता चलता है कि दैट द नॉन मेटल्स और द सल्फर पाउडर जो कि हमने जब उसको रिएक्ट करवाना चाहा इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन तो क्या हुआ वो एक एसिडिक इन नेचर है. ओके अब इनके हम ऑब्जर्वेशन से केमिकल रिएक्शंस देख लेते हैं. व्हेन सल्फर नॉन मेटल्स बर्न इन द एयर इट कंबाइंस विद ऑक्सीजन. जब सल्फर जो है नॉन मेटल जब वो एयर में जलेगा तो वो कंबाइन करेगा ऑक्सीजन जो कि हवा में प्रेजेंट रहेगी. उससे क्या बनाएगा सल्फर डाइऑक्साइड जो कि एसिडिक ऑक्साइड बनाता है. ये आपकी इक्वेशन रही. सल्फर एसिड नोट होता है ऑक्सीजन O2 से और जब ये आपस में जब रिएक्ट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एयर तो वो सल्फर डाइऑक्साइड फॉर्म होता है. Okay, then when sulfur dioxide dissolved in water from sulfurous acidic solution. अब हमने क्या करा जो सल्फर डाइऑक्साइड बना उसमें जब हमने पानी को मिलाया तो वो क्या बनाएगा सल्फ्यूरस एसिड H2SO3. और ये जो सल्फरस एसिड है ये ब्लू लिटमस पेपर को रेड में शो करेगा सिंस इट इज एसिडिक इन नेचर एंड दैट इज व्हाई द सल्फर डाइऑक्साइड जो ऑक्साइड बन रहा है वो भी एसिडिक इन नेचर रहेगा. तो हम इससे ये कंक्लूड कर सकते हैं दैट नॉन मेटल्स रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म एसिडिक ऑक्साइड्स. ओके in the next lecture we will discuss about the reaction with water. Okay इसमें हम दोनों ही चीज़ पढ़ेंगे. how does the metals react with water and how does non metals react with water. Okay आज के लिए इतना ही. थैंक यू.